जैसे अतुल सुभाष का केस आया, ये एक नया केस नहीं है। ऐसा लगभग हर माह ऐसे केसेस आ रहे हैं और हर वीक आ रहे हैं। छोटे शहरों में ऐसे पता नहीं लगता, बड़े शहरों का पता लगता है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। रायपुर और दुर्ग ये दो महिला थाने हैं, सबसे ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड होते हैं पुरुष के खिलाफ। इसमें कुछ अधिनियम है जिस पे सवाल खड़े होने लगे कि अधिनियम सिर्फ एक वर्ग को ही संरक्षण दे रहा है। अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो एक आदमी की भी हो रही है, वो कहाँ जाए? उसके लिए तो कोई कानून है ही नहीं। जो एक अधिनियम है जो महिलाओं के लिए है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है, वो उस अधिनियम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये भी मांग करने लगे पुरुष कि ये जो अधिनियम है इस तरह से पुरुषों के लिए भी संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनना चाहिए। तो इसको आपके कैसे देखें? हम तो ये भी देखे हैं कि थानों में भी उनके साथ मारपीट होते हुए देखे हैं। ससुराल पक्ष के लोग मार रहे हैं या कोर्ट में देख रहे हैं, स्टेटमेंट होता है, वीडियो है, कई सारे सोशल मीडिया पे भी डले हुए हैं जिसमें पति जो है मार खा रहे हैं, पति के परिवार वाले मार खा रहे हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं दर्ज करा सकते, इसलिए क्योंकि जेंडर न्यूट्रल नहीं है वो कानून। 9 दिसंबर दुर्भाग्यपूर्ण दिन था एआई के एक्सपर्ट इंजीनियर अतुल सुभाष के लिए। उस दिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। अपने दुखों के लिए वो मृत्यु को अंतिम रास्ता समझा। और इस घटना के बाद 9 दिसंबर के बाद से लेकर अब तक तमाम अखबारों में, सोशल मीडिया में और इंटरनेट की दुनिया में अतुल सुभाष जो है वो ट्रेंड करने लगे। और एक वर्ग ऐसा है जिस वर्ग से कई दबी हुई कहानियाँ भी बाहर आने लगी और सोशल मीडिया में हैशटैग मी टू करके ट्रेंड चलने लगा और हैशटैग जस्टिस इज ड्यू करके हैशटैग चलने लगा। अतुल सुभाष ने गलत कदम उठाने से पहले 80 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट किया था। उसके बाद 24 पन्ने की उन्होंने ईमेल में मैसेज सेंड किया था अपने परिजनों को और फ्रेंड्स को। और उसमें उन्होंने जो गलत कदम उठाया उसके पीछे क्या वजह थे, मुख्य वजह थे, उन्होंने डिटेल वाइज वीडियो में भी और मैसेज में भी बताया। इस घटना के बीच 2-3 चीज़ें प्रमुखता से बाहर आ रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं हमारे न्यायपालिका की न्याय प्रणाली पर कि वो एक तरफा न्याय दे रहा है। और कुछ अधिनियम है जिस पे सवाल खड़े होने लगे कि अधिनियम सिर्फ एक वर्ग को ही संरक्षण दे रहा है। तो उन सवालों को अच्छे से समझने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेंस राइट्स एसोसिएशन के सचिव हैं और अध्यक्ष हैं प्रमोद जी और सतीश जी। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये भिलाई दुर्ग के तमाम ऐसे केसेस को देख रहे हैं और उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इनसे जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे और दुर्ग भिलाई में इस चीज़ को लेकर क्या हाल है, क्या हालात हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो प्रमोद जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि तमाम जो हैशटैग चल रहे हैं जस्टिस इज़ ड्यू करके, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष करके, तो जो केस हुआ अतुल सुभाष वाला, उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? जी, जैसे अतुल सुभाष का केस आया, ये एक नया केस नहीं है। ऐसा लगभग हर माह ऐसे केसेस आ रहे हैं और हर वीक आ रहे हैं। छोटे शहरों में ऐसे पता नहीं लगता, बड़े शहरों का पता लगता है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। वो अतुल सुभाष जो है एक कानूनी जाल में फंस चुका था। महिला कानून का एक जाल होता है जिसमें आपके दर्जन भर केस लगते हैं। अतुल सुभाष पे भी 9 केस लगे थे और उस जाल में वो फंस चुका था। उसे ये लग रहा था कि मेरे ही पैसे से, मतलब उसके खुद के पैसे से उसका उत्पीड़न हो रहा है। और उसे ये भी लगा, उसने अपने वीडियो में भी और अपने जो सुसाइडल नोट्स है उसमें भी उसने ये बताया कि मेरे पैसे से मेरा तो उत्पीड़न हो ही रहा है, इस पैसे से जो सरकार जो टैक्स ले रही है, मैं जो कमा रहा हूँ, उससे बाकी लोगों का भी उत्पीड़न होगा, मतलब पुरुषों का उत्पीड़न मेरे ही पैसे से हो रहा है। तो उसको लगा कि इसका अंतिम जो रास्ता है, निराकरण का जो रास्ता है, हालांकि वो गलत रास्ता है, किसी को नहीं ये अख्तियार करना चाहिए, हर किसी को फ़ाइट करना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ में हम फ़ाइट करते हैं, हमारी एक संगठन है जो 2019 से काम कर रही है इस चीज़ के लिए। और ये अच्छा है हमारे लिए कि हमारे संगठन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसने इस तरीके का कोई कदम उठाया। तो किसी को भी इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन वो परेशान हो चुका था, उसे लगा कि कोई रास्ता नहीं है, उसको सही काउंसलिंग करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। और जब न्यायालय में इस तरीके की चीज़ें जज के सामने हो तो उसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे। एक सवाल ऐसा था कि जो एक अधिनियम है जो महिलाओं के लिए है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है, वो उस अधिनियम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये भी मांग करने लगे पुरुष कि ये जो अधिनियम है इस तरह से पुरुषों के लिए भी संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनना चाहिए। तो इसको आपके कैसे देखें? जी, ये बात सही है कि ये हमारी भी डिमांड रही है। और घरेलू हिंसा से भी प्रताड़ित हो रहे हैं पुरुष लोग, प्रताड़ित हो रहे हैं। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हमारा बहुत समय से ये मांग रहा है। जो सेव इंडियन फैमिली है जिनके अंतर्गत हम काम करते हैं, 45 से अधिक हमारी संस्थाएँ हैं, तो वो सन 2000 से लगभग ये कार्य कर रही है। और
2006 में ये घरेलू हिंसा अधिनियम आया था, सरकार ने लेके आया था। उसके बाद से धीरे धीरे ये पता लगने लग गया कि हाँ इसका बहुत अत्यधिक दुरुपयोग है। फिर पुरुषों की भी डिमांड आने लगी कि जो हरासमेंट है, अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो एक आदमी की भी हो रही है, वो कहाँ जाए, उसके लिए तो कोई कानून है ही नहीं। तो ये हमेशा हमारी मांग रही है कि घरेलू हिंसा अधिनियम को जेंडर न्यूट्रल किया जाए और वो पुरुषों के लिए भी रहे। तो मतलब जो बात कही जा रही है कि पुरुष लोग भी जो है वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होते हैं जी बिल्कुल। क्या आप लोग के सामने आपके आसपास भिलाई दुर्ग में ऐसे केसेस दिखे? जी, हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो मार खा के आए रहते हैं बीवी से या गाली खा के आए रहते हैं। थानों में भी हम देखते हैं, कोर्ट में भी देखते हैं। हम तो ये भी देखे हैं कि थानों में भी उनके साथ मारपीट होते हुए देखे हैं, ससुराल पक्ष के लोग मार रहे हैं या कोर्ट में देख रहे हैं, स्टेटमेंट होता है, वीडियो है, कई सारे सोशल मीडिया पे भी डले हुए हैं जिसमें पति जो है मार खा रहे हैं, पति के परिवार वाले मार खा रहे हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं दर्ज करा सकते, इसलिए क्योंकि जेंडर न्यूट्रल नहीं है वो कानून। अच्छा, मैं आपके पास आना चाहूँगा एक प्रश्न लेकर कि एक अधिनियम पे और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि दहेज प्रथा वाला जो अधिनियम है, प्रतिषेध अधिनियम जो है, दहेज प्रतिषेध, उसको लेकर ये बताया जा रहा है कि उसका दुरुपयोग किया जाता है और कई बार ज़बरदस्ती लड़की के पक्ष से लड़के पर इस चीज़ का दबाव डाला जाता है और इस कई ऐसे केसेस हैं जिस पर झूठा आरोप लगाकर इस अधिनियम के तहत वो लड़के के पक्ष वालों को बहुत परेशान करते हैं और कई बार गलत रास्ता लड़के चुन लेते हैं। और एक केसेस कई अब इस अतुल सुभाष के बाद से कई केसेस सामने आ रहे हैं, सब अपनी स्टोरी बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें अधिकतर मामलों में शादी के 3 साल, 4 साल, 5 साल, अब जैसे 7 साल के बाद भी इसको लगाया जाता है दहेज प्रतिषेध का जो धारा 3 और 4 है उसको, जबकि इसको जब शादी होता है उस समय पे कोई भी दहेज नहीं लिया, आदान प्रदान नहीं किया जाता है, फिर भी ज़बरदस्ती केवल लड़के को फंसाने और लड़के पक्ष को फंसाने के लिए इसका प्रतिषेध किया था कि हमने दहेज दिया। उसमें ये भी प्रावधान है कि जो दहेज देता है उसके के लिए भी इसमें सज़ा का कारण, लेकिन जब एक लड़का जब इसी के लिए लेके जाता है कि लड़की पक्ष ने हमारे खिलाफ ये दहेज देने का आरोप लगाया है जबकि हमने मांग नहीं किया था, तो लड़की पक्ष के खिलाफ आप ये कि जब ये बोल रहे हैं कि हमने दहेज दिया तो इनके खिलाफ कुछ कीजिए, तो उस समय पे कानून को या जो संस्थाएं हैं वो बिल्कुल नहीं सुनती हैं और ये उसके खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं होता है। केवल लड़के पक्ष के खिलाफ जब ये होता है तब बढ़ चढ़ के यही लोग के दुरुपयोग करते हुए इसका लड़के के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उसके परिवारजनों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। एक सवाल और कहना चाहूँगा, दुर्ग भिलाई के उस पर संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा कि दुर्ग भिलाई में आप लोग काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या दुर्ग भिलाई में भी इस तरह से केसेस आ रहे हैं क्या? जी रेगुलर, और आपको बताऊंगा कि पूरे देश भर में दुर्ग भिलाई बड़े शहरों के जितना अपराध दर्ज होते हैं यहाँ पे, फर्जी केसेस दर्ज होते हैं, महिला थाना में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं दुर्ग भिलाई और रायपुर और दुर्ग, ये 2 महिला थाना हैं, सबसे ज़्यादा FIR रजिस्टर्ड होते हैं पुरुष के खिलाफ इसमें, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट होते हैं। तो इंडिया भर में जो आंकड़े आते हैं NCRB के जो अपराध दर्ज होने के, उसमें दुर्ग और रायपुर का नाम सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी हाँ, NCRB की एक रिपोर्ट भी है जिसमें शादी से जुड़ी हुई परेशानियों के बाद से जो आत्महत्या करते हैं लोग, गलत कदम उठा लेते हैं, उसमें 52% जो है मामला जो है वो पुरुषों के लिए, पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये चीज़ तो ठीक है। एक चीज़ पे और कहना चाहूँगा कि अतुल सुभाष के केस से जुड़े हुए एक सवाल है कि उन्होंने अपने वीडियो में और जो लेटर है उसमें एक वकील के ऊपर भी आरोप लगाया है सेटलमेंट को लेकर, पैसा को लेकर, तो उस पर और जो न्यायपालिका के ऊपर जो सवाल खड़ा किया जा रहा है उससे आप कितना सहमत हैं, क्या ये सही है? जी मैं सहमत हूँ इस बात से, होता है ऐसी चीज़ें, और जब हम संस्था चलाते हैं तो ऐसे विक्टिम आते हैं हमारे पास जिनके प्रकरण चल रहे हैं या हमारे पास आने के बाद भी उनके प्रकरण कई सारे रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो बताते हैं उनके साथ ये होता है। हम खुद भी न्यायालय जाते हैं तो हमको देखने मिलता है कि भेदभाव तो होता है एक पुरुष के साथ कि हाँ आप आरोपी हो, पहले ही मतलब बिना जांच के, बिना मतलब निर्णय हुए पहले तो पुरुष को अपराधी मान लिया जाता है, तो ट्रायल से पहले हम अपराधी मान लिया गया है उनको, उस तरीके से ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और ये होता है कि कोर्ट में उसका हरासमेंट होता है कि नहीं हम तो यहाँ पे, हमारा लॉ जो है वो आप लोग के लिए नहीं है, सुनना हमको महिला की है, तो इस तरीके से उत्पीड़न होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे भी इस तरीके की देखने मिलती हैं लोगों को, यहाँ डिमांड हुआ है और मांग की गई है। आप लोग इस केस के बाद से क्या मांग कर रहे हैं, क्या आप लोग की मांग है? हम इस केस के बाद से जो हमारी पूर्व में भी मांग रही है कि जितने लॉ हैं जो पुरुष विरोधी और एक पक्षी बनाया गया है उसको जेंडर न्यूट्रल किया जाए, क्योंकि प्रताड़ना पुरुष की भी होती है और क्योंकि घरेलू हिंसा पुरुष के साथ भी होता है, क्योंकि मेंटेनेंस की कभी ज़रूरत पुरुष को भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। पुरुष आयोग की मांग करते हैं क्योंकि देश में सारे चीज़ों के लिए आयोग है, पुरुष आयोग नहीं है। मैं इस बात पे भी आने वाला था कि महिला आयोग जिस तरह से बना हुआ है वैसे कई लोग इस चीज़ की भी मांग करें कि पुरुष आयोग भी। जी हम बहुत समय से ये मांग कर रहे हैं कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए ताकि वो पुरुषों के बारे में सुन सके, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है पुरुष। ठीक है, 86% जो है टैक्स पुरुष देता है और उसकी व्यथा ही नहीं सुनना चाहती है सरकार कि हाँ वो किन परेशानियों से जूझ रहा है। आपको ये बताऊँगा मैं कि 3 गुना ज़्यादा रेशियो है महिला सुसाइडल से, 3 गुना ज़्यादा रेशियो है पुरुष सुसाइडल का।
ठीक है, प्रति अभी पिछले 2-3 साल में जो आंकड़े बदले हैं बहुत भयानक है। हम 9 मिनट से शुरू हुए थे, जब मैं ज्वाइन किया था संस्था को तब 9 मिनट से शुरू हुए थे कि प्रति 9 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा था। आज की स्थिति यह है कि प्रति 4.5 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है, लेकिन आयोग नहीं है, कोई संस्था नहीं है, तो कहाँ किसके पास जाके बताएगा वो। तो ये आप लोग की प्रमुखता से जी, इसमें से जो आत्महत्या की जो अधिकतर मामले जो होते हैं उसमें से अधिकतर जो होते हैं केवल पारिवारिक मामले और ये झूठे केसेस की वजह से ही पुरुष जो है आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है, जब उससे परेशान हो जाता है। ये इसी के कारण हम लोगों का मांग है कि पुरुष आयोग बने, साथ में जो कानून जो बने हुए हैं वो जेंडर न्यूट्रल हो, जितने भी कानून हैं, ताकि एक पक्षी कभी ना हो। ये जो जितने भी कार्यवाही होते हैं वो, यही हमारी मांग है। तो हमने कोशिश किया कि जो अतुल सुभाष का जो केस था उस पर बातचीत की जाए और तमाम जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी इनका क्या राय है, क्योंकि लगातार ये काफ़ी समय से पुरुषों के अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं और तमाम केसों पे नज़र रहती है इनके। और कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी एक्ट्स हैं उस पर भी इनकी अच्छी पकड़ है और उसी के दायरे पे सारे काम को करते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि जब अतुल ने गलत कदम उठा लेने से पहले उन्होंने एक NGO से जुड़े हुए थे। NGO से उन्होंने जो लेटर लिखा था वो लेटर NGO को भी भेजा था उन्होंने, और NGO ने बेंगलुरु पुलिस को बताया, और जब तक बेंगलुरु पुलिस पहुंच पाती तब तक अतुल जो थे इस दुनिया में नहीं थे। पर जैसे बेंगलुरु पुलिस उनके घर पहुंचती है, घर का दरवाज़ा खुलती है, तो बोर्ड में एक चीज़ लिखा होता है, जस्टिस इज़ ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। इस चीज़ पे गौर करिएगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारा समाज और हमारा भारत एक ऐसी प्रथा से जकड़ गया है, वो तब तक इंतज़ार कर रही होती है एक बड़ी घटना का, एक आदमी का इस दुनिया से ख़त्म चले जाना, तब तक इंतज़ार करती है, तब तक उसे किसी चीज़ में खोट नज़र नहीं आता है। और जैसे कुछ दुर्घटना हो जाती है या घटना बीत जाती है, उसके बाद उसे समझ में आता है कि बहुत सी कमियाँ हैं जिस पर काम करना ज़रूरी है। तो इस बीमारी से भी बाहर आइए। और एक बात KP न्यूज़ की तरफ से आप सभी दर्शकों को कि हम लोग किसी भी अधिनियम के खिलाफ नहीं है, इनकी जो मांग है वो भी बहुत वाजिब है, जो पहले से अधिनियम बने हुए हैं वो भी वाजिब है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए और हम लगातार इस खबर पर नज़र रखेंगे और इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स होंगे वो भी आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।